अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। वेरी क्विकली हमारे जो मेहमान हैं मैं उनका तारुफ करा दूं। फवाद चौधरी साहब तर्जुमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका केस लड़ रहे हैं। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। मुस्तफ़ा मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सेनेटर जफर अली शाह साहब मुस्लिम लीग नून के हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। और सेनेटर सिराजुल हक साहब अमीर जमात इस्लामी और शेख रशीद साहब से भी आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। पानामा लीक्स का मामला अभी तक जो है वो जेर बहस है और इसी चीज पर बहस चल रही है कि बारिश सबूत किस पर होना चाहिए। हुकूमती टीम अब ये कहती है कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं दिया गया, तहरीक इंसाफ ये कहती है कि तमाम सबूत दे चुके। अब हकीकत यह है कि ये केस कानूनी तौर पर उलझता जा रहा है और इसकी बुनियादी वजूहत हैं वजीर आजम के मुतजाद बयानात, उनके खानदान के अफराद के जो इंटरव्यूज थे और लंदन फ्लैट्स की जो मनी ट्रेल है। अब इन बातों का जो है फैसला किस तरह से हो। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने अदालत से सदा ये की है कि वजीर आजम अदालत में पेश होकर इस हवाले से वजाहत दें और पूरा मामला जो है वो अदालत के रूबरू बयान करें। क्या ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हो तो ये पहली बार नहीं होगा। अब एक तो जरा मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 248 जो है, जो कि वजीर आजम को, सदर को, गवर्नर को, वजीर आला को, विफाकी वज़रा को इस्तिस्ना देता है और ये इस्तिस्ना जो है वो उनके ओहदे के इख्तियारात के हवाले से भी है, मगर वजीर आजम के हवाले से और सदर के हवाले से खास तौर पर जो है वो इस्तिस्ना वो सिविल मामलात के अंदर भी उन्हें हासिल है। पाकिस्तान में इससे पहले भी वज़रा आजम अदालत में पेश होते रहे हैं। पीपल्स पार्टी के 2 वज़रा आजम को अदालत जाना पड़ा था। सबसे पहले यूसुफ रजा गिलानी थे, जिनको स्पीकर रूलिंग केस में अदालत उज़्मा ने तलब किया था और उसके बाद उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस गया और फिर 26 अप्रैल 2012 को अदालत ने इसी बुनियाद पर यूसुफ रजा गिलानी को घर भिजवा दिया था। यूसुफ रजा गिलानी के बाद राजा परवेज अशरफ को भी अदालत में जाना पड़ा और मामला जो है वो स्विस हुकाम को खत लिखने का मामला था और फिर बिला आखिर राजा परवेज अशरफ को स्विस हुकाम को खत लिखना पड़ा। मियां साहब, मियां नवाज शरीफ साहब भी एक मरतबा अदालत में पेश हुए थे। 1997 में चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह ने उन्हें तलब किया था और उनके अदालत में पेश होने के बाद उनके हामियों ने अदालत पर ही हल्ला बोल दिया था और जिसके बाद अदालत 2 हिस्सों में तकसीम हो गई थी और फिर बिलाखिर बहरान चीफ जस्टिस की बरतरफी और उस वक्त के सदर फारूक लगारी के इस्तीफे पर जाकर खत्म हुआ। ये तो पाकिस्तान की मिसालें थी। इसके अलावा मलेशिया के वजीर आजम नजीब रजाक जो है वो करप्शन इल्जामात का उन्हें सामना करना पड़ा, वो अदालत में पेश हुए। इंदिरा गांधी, उन पर इंतखाबी धांधली के इल्जामात थे, वो अदालत में पेश हुई थी। जनूबी अफ्रीका के सदर जैकब जुमा जो थे वो करप्शन के इल्जामात पर अदालत में पेश हुए थे। इसराइली साबिक वजीर आजम अहद अलमत को जो है वो उन पर भी इल्जामात थे और वो ओहदा छोड़कर वो अदालत में इन इल्जामात के दिफा के लिए पेश हुए थे। बहरहाल हमारा आज का सवाल यही है कि अगर ऐसा हो कि वजीर आजम अदालत में पेश हो जाए और इन तीनों हवालों से, मनी ट्रेल के हवाले से, अपने मुतजाद बयानात के हवाले से, अपने बच्चों के इंटरव्यूज के हवाले से, लंदन फ्लैट्स के हवाले से जो है वो बड़ा वाज़ेह तौर पर अपना बयान अंडर ओथ रिकॉर्ड कराते हैं, तो फिर शायद ये जो सारी कंफ्यूजन है, ये जो सारे इल्जामात लग रहे हैं, ये इस तरह से ना लगे। और ये सवाल आज हम अपने पैनल के सामने रखने जा रहे हैं कि क्या वजीर आजम को अदालत में पेश होना चाहिए या नहीं। मैं गुफ्तगू का आगाज सिराज साहब से करूंगा। सिराजुल हक साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अमीर है जमात इस्लामी के, मैं जानना चाहता हूं किस बिना पर सिराजुल हक साहब आप ये जरूरी समझते हैं कि अब वजीर आजम को अदालत में आना चाहिए और अदालत में आकर अपना मौक़िफ़ या अपना बयान जो है वो उन्हें रिकॉर्ड कराना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसलिए कि उनके मौक़िफ़ में कंट्रोडक्शन है, तजादाद है। अच्छा। और उसकी वजह से कंफ्यूजन में इजाफा हुआ है। और एक मसला तो ये है, दूसरा ये है कि उनकी वजाहत जब वकील करता है कि असम्बली में उसने जो खिताब फरमाया है उसका मतलब वो ना लिया जाए और असल मतलब यही था और उनका मकसद यही था, अल्फाज यही थे। अब मकसद उनके अल्फाज क्या थे इस बारे में वजाहत अब लाजिम हो गया है कि वो खुद कर ले, इसलिए कि पहले वकील ने कहा कि उसको एक सियासी स्टेटमेंट करार दिया जाए, जबकि असल चीज ये है जो मैं इस वक्त डॉक्यूमेंट की सूरत में पेश कर रहा हूँ। आज वकील ने कहा कि उसको एक वसी तनाजुर में देखा जाए और असल चीज ये है जो मैं पेश कर रहा हूँ।
तो इस लिहाज से अब जरूरी हो गया है कि वो खुद हाजिर हो और इस कंफ्यूजन को दूर कर ले और असल पोजीशन की वजाहत कर ले। और अदालत में वज़ीर आज़म का आना ये कोई नई बात भी नहीं है, पहले भी इस अदालत में यूसुफ रजा गिलानी साहब भी आए हैं और परवेज अशरफ साहब भी आए हैं और हमेशा से हुक्मरान आते हैं, इसलिए कि ये तो एक रियासत का एक अहम इदारा है। जरूरी नहीं है कि यहाँ अदालत में हाजिर होना सिर्फ मुजरिमों के लिए है, यहाँ हर वक़ार और हर शहरी को आने का हक भी है और उनकी इज्जत में भी इजाफा और अदालत की इज्जत में इजाफा होगा। तभी मैंने मुनासिब समझा कि अदालत से दरख्वास्त करूं कि वो मैं एक और चीज आपसे जानना चाहता हूं, मगर आप तो ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म को आना चाहिए, मगर मुस्लिम लीग नून वाले ये कहते हैं कि उनका तो इस केस से कोई ताल्लुक ही नहीं है। जब उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है तो फिर अदालत पे उनके आने की क्या जरूरत है? देखिए, नाम तो इसलिए है कि उन्होंने पानामा लीक्स के आने के बाद 3 बार खुद तकरीर की है। पानामा लीक्स में आने के बाद उन्होंने कौमी असम्बली में खिताब किया है और कौमी असम्बली में खिताब करने का मतलब यह है कि वो 20 करोड़ अवाम के साथ एक कमिटमेंट कर रहा है या अपनी पोजीशन की वजाहत कर रहा है। अब अगर उनकी उस वजाहत से यकसुई नहीं हुई और मजीद कंफ्यूजन में इजाफा हुआ और खुद उनकी वकील जब अदालत में आकर उनकी सफाई कर रहा है और उनकी तकरीर को एक सियासी स्टेटमेंट करार दे रहा है, तो उनके आने में अब कबाहत क्या है? अगर अदालत का काम आसान होता है और कौम जो सारी मुंतजर है उसका काम आसान होता है, लिहाजा अगर बाकी दुनिया में हुक्मरान जाते हैं अदालतों में और खासकर हमारी इस्लामी कल्चर और इस्लामी तारीख में, तो ये बिल्कुल नई बात नहीं है। मेरे ख्याल में उसका आना, हाजिर होना और अपनी वजाहत खुद करना, इसमें उनके लिए मनती नहीं है। ठीक है, राइट। सिराजुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। फवाद चौधरी साहब, मुझे ये बताइए, अब एक तरफ तो ये आर्टिकल 248 है, दूसरी तरफ पनामा हियरिंग है, आप क्या समझते हैं? आप क्या सिराजुल हक से इत्तफाक करते हैं कि हाँ वजीर आजम को कोर्ट में आना चाहिए और ये जो सारे मामला हैं क्लैरिफिकेशन तभी होगी जब वो आकर खुद बयान देंगे? वज़ीर आज़म साहब तो पार्लियामेंट नहीं आ रहे, आप कोर्ट बुलाने की बात कर रहे हैं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि देखिए, पार्लियामेंट तो आना उनकी अपनी मर्जी है ना, कोर्ट में तो ऑर्डर दे के समन किया जा सकता है ना। नहीं, वो वज़ीर आज़म साहब को जब समन किया जाएगा तो वो यकीनन वो तो आना ही पड़ेगा। पहली बार भी नहीं, पहले वज़ीर आज़म साहब नवाज शरीफ साहब भी खुद जा चुके हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जा चुके हैं, परवेज अशरफ साहब जा चुके हैं। पाकिस्तान में तो अदालतों में वज़ीर आज़म जाते रहे हैं, रवायत है। देखिए, पहली बात तो यह है कि केस क्या है। केस तो यह है कि पनामा पेपर्स आए, ICIJ ने कहा कि पाकिस्तान की हुक्मरान फैमिली नीलसन और नेस्कोल नाम की 2 कंपनीज, ऑफशोर कंपनीज की मालिक है और ये कंपनीज ये 4 प्रॉपर्टीज ओन करती हैं। उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने खताब किया और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमने अजीजिया में जो अपनी मिल थी वो $17 मिलियन में बेची थी, दुबई में हमने $9 मिलियन में बेची थी, सारा ट्रेल हमारे पास है, हमारी जिंदगी एक खुली किताब की तरह है और हम जो है वो तमाम रिकॉर्ड जो है वो वक्त आने पर अदालत में पेश करेंगे। और आज अदालत को ये कहना पड़ा कि आपकी किताब, जिंदगी जो है वो खुली किताब की तरह है, लेकिन लग रहा है कि काफी सारे सफ़े इसमें मिसिंग है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब भी इन मिसिंग सफ़ात का जवाब दे सकते हैं। आज जो उनके वकील ने तो बहुत ही हैरत अंगेज आर्गूमेंट किए। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब के वालिद के पास पैसे कैसे आए, उन्होंने बिजनेस कैसे शुरू किया, वज़ीर आज़म साहब को इल्म नहीं है। उनके बच्चे बिलियनर कैसे हो गए, वज़ीर आज़म साहब को पता नहीं है। अब ये एक मानना थोड़ा मुश्किल काम है कि वज़ीर आज़म साहब इतने अपने बच्चों से और अपने वालिद के पैसों से दूर रहे हैं और इतना उनका वो नॉन कंसर्न रहा है कि उनको पता ही नहीं कि क्या कुछ। तो आपको ये लग रहा है कि बहुत सारे गैप्स हैं जो कि फिल होने वाले हैं? मैं जरा जफर अली शाह साहब साथ आ गए। जफर अली शाह साहब, सर मेरा ख्याल है कुछ फवाद चौधरी की बात आपने भी सुन ली होगी। क्या आप समझते हैं कि इस मामले में अब वो वक्त आ गया है, क्योंकि ये केस बड़ा उलझता जा रहा है, वक्त आ गया है कि वज़ीर आज़म खुद अदालत के अंदर पेश हो जाए और अपना बयान रिकॉर्ड कराए और जो कंफ्यूजन है ये इसको दूर करें? मैं समझता हूँ कि आपकी बड़ी माकूल तजवीज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं, ठीक आपने कहा। और केस जो है वो दिन ब दिन खामखा उलझाया जा रहा है उनसे। ये तो सारा मैटर जो है ये वेरी शॉर्ट मैटर, कोई इसमें इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है। लेकिन जो आपने बात की है उसमें और ज्यादा वजन है कि PM साहब, जिनका वो इस्तेकाक भी है और रोजाना वो डिस्कस भी हो रहे हैं,
और उसमें कितना कुछ मटीरियल उनके खिलाफ है और कितना कुछ उनके हक में है, वो उनसे बेहतर और कोई नहीं बता सकता। मतलब अच्छा, तो अगर तो ये खुद मुतजाद सुप्रीम कोर्ट बयानात में का है, तो आप इस तजवीज से शाह साहब इतफाक कर रहे हैं ना कि अगर ये जो मुतजाद बयानात कहे जा रहे हैं कि जी उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे कुछ और कहा, कहीं कुछ और कहा, तो ये सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी जब उनका बयान रिकॉर्ड होगा और वो अदालत में होगा उनका बयान रिकॉर्ड। बिल्कुल ठीक है, न सिर्फ कंफ्यूजन दूर हो जाएगी बल्कि उनके वकला जो है वो उनकी तकरीरों को अपने दिमाग के मुताबिक, कोई कहता है जी ये सियासी थी, कोई कहता थी ये पता नहीं कैसी थी और कैसी नहीं थी, तो वो भी कंफ्यूजन जो है वो खत्म होगा। क्योंकि जब फ्रॉम हार्सेस माउथ बात आएगी तो उसमें वजन होगा। वो जो है उसको डायरेक्ट जो है कोर्ट प्रोसीड कर रही है, वो कोर्ट भी सुन भी सकेगी, समझ भी सकेगी, लोग भी उनको सुन सकेंगे और समझ सकेंगे। ठीक है, राइट। अच्छा शाह साहब जरा साथ रहिएगा, जरा तजवीज से तबाह करता हूं। शाह साहब जरा साथ ही रहिएगा। मैं मुस्तफा खोकर साहब आपकी इस पर आना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है वजीर आजम को पेश होना चाहिए? देखें, सारे मामले में जिस चीज पर कंसेंसस है अक्रॉस द बोर्ड, वो इस चीज पर है कि प्राइम मिनिस्टर के बयानात में तजादात की वजह से मामला नहायत उलझ गया। अब अगर तजादात की वजह से मामला उलझ गया है तो फिर प्राइम मिनिस्टर ही उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं। उन्होंने क्लैरिफिकेशन का जो पहला फोरम उन्होंने चूज किया, उन्होंने मीडिया में बातें की और फिर उसके बाद वो कौमी असेंबली में गए और कौमी असेंबली में जहां पर उन्होंने बात की वहां पर उन्होंने बात करके मजीद उलझा दिया। तो अब क्लैरिफिकेशन कंप्लीटली है ही नहीं कि इस मामले में असल हकीकत है क्या। अब प्राइम मिनिस्टर के अगर हाथ साफ है, इफ ही इज गॉट नथिंग टू हाइड, देन ही शुड कम फॉरवर्ड, आकर उन्हें सुप्रीम कोर्ट में क्लैरिफाई करनी चाहिए अपनी पोजीशन। कौम से तो इस मामले पे 3 दफा खिताब कर सकते हैं, मगर पार्लियामेंट में अभी इस हवाले से, हालांकि मैं फवाद चौधरी साहब आपसे भी इसका जवाब चाहूंगा, अगरचे उनकी फैमिली ने कहा जी हम अपनी तमाम तरह इम्यूनिटी सरेंडर करने को तैयार हैं, इस हवाले से अभी तक ऐसा कोई इशारा नहीं मिला। हमारी जरा गुफ्तगू जारी रहेगी। जफर अली शाह साहब, फवाद चौधरी साहब और मुस्तफा खोकर हमारे साथ मौजूद है। इस ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमारी आज की डिबेट के क्या वजीर आजम को पानामा लीक्स के मामले पर अदालत में पेश होना चाहिए या नहीं? फवाद चौधरी साहब, अच्छा मैं असूली तौर पर तो अभी मेरे ख्याल आप तीनों का इत्तेफाक नजर आ रहा है, मगर आप क्योंकि इस केस को कंटेस्ट भी करें, क्या इससे क्या फर्क पड़ सकता है अगर वजीर आजम जो है वो खुद अदालत के अंदर पेश हो जाए? देखिए, मेरे लिए तो वजीर आजम साहब अगर मनी ट्रेल बता दें और खुद ही बता दें कि पैसे कहाँ से कैसे गए। देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2 वर्जन्स लिए हैं। एक वर्जन उन्होंने लिया है कि जी हमने पैसे अजीजिया में लगाए थे, यहाँ से पैसे जो है $17 मिलियन की हमने बेची और इससे हमने लंदन के अपार्टमेंट्स खरीदे। बच्चों ने कहा नहीं, हमारे दादा अबू ने एक कतरी के साथ इन्वेस्टमेंट की थी, वो इन्वेस्टमेंट 2006 में मैच्योर हुई और उससे अपार्टमेंट्स लिए थे। प्राइम मिनिस्टर साहब एक बात कर रहे हैं, बच्चे एक बात कर रहे हैं। बुनियादी मामला यह, इसके अलावा हसन नवाज शरीफ साहब ने 99 में टिम सेबेस्टियन को इंटरव्यू दिया और कहा कि मैं तो एक तालिब इल्म हूं और मेरे पास कुछ भी नहीं है। 2001 और 2005 के दरमियान हसन नवाज शरीफ साहब ने 12 कंपनियां बनाई और अपनी कंपनियों को मिलियंस ऑफ पाउंड्स जो है वो कर्जा दे दिया। वो बिलियनर कैसे हो गए? ये बुनियादी तौर के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब भी बता सकते हैं कि तो क्लैरिफिकेशन तो आ सकती है ना अगर इस हवाले से, क्योंकि ये कतरी शहजादे वाला भी जो खत है इस हवाले से भी क्लैरिफिकेशन आ जाएगी अगर वो ऑन ओथ रिकॉर्ड कराते हैं अपनी स्टेटमेंट। बिल्कुल, वो आते हैं और सवाल के जवाब देते हैं जजों के, तो उससे बड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। मगर एक मैं जफर अली शाह साहब आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ, ये वजीर आजम के जो बयानात में तजाद वाला मामला है, आपको लगता है कि 62-63 इस पे लागू हो सकता है? क्योंकि इस हवाले से कुछ अदालत के भी कमेंट्स हैं, मैं चलो उस पे नहीं जाता, मगर आपकी अपनी क्या राय है इसके ऊपर कि अगर बयानात में इस तरह से तजाद हो कि पार्लियामेंट में कोई बात कही गई, इंटरव्यू में कोई बात की गई, तो 62-63 लागू हो सकता है वजीर आजम के ऊपर? नहीं 62-63 वो कोई इतना भी कैलस और जालम नहीं है। 62-63 के रात चलते चलते ही वो पकड़ ले यार आदमी को, यार पार्लियामेंटेरियन को। ठीक है, बाकी सियासतदान की जिंदगी में सुबह दोपहर शाम बेशुमार तकारीर, बेशुमार उसके अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, कभी उर्दू में, कभी अंग्रेजी में, कभी पंजाबी में, और कभी किसी का मैना क्या होता है, किसी का मैना क्या होता है। तो इससे तो 62-63 नहीं बनती। बाकी ये जो स्पेसिफिक बात है जो प्रॉपर्टी और ये और वो, उसकी वो जब तक किसी प्रॉपर फोरम पे प्रॉपर तरीके से ये साबित ना हो जाए कि वो बंदा इन्वॉल्व है इस करप्शन में या झूठ में, तो देन वो मसला फिर और होता है। मतलब अच्छा, मगर ऐसे नहीं कि राह जाते ही रास्ते में जो है वो कह दिया जाए कि 62 लग गया। अच्छा, मगर शाह साहब अब इसमें जो सबसे आम चीज है वो बारे सबूत वाली डिस्कस हो रही है।
बारे सबूत आपके ख्याल में किसके ऊपर है, जिसने इल्जाम लगाया है या जो इल्जामात का दिफा कर रहा है? आपकी इस पर क्या राय है सर? मेरा ख्याल है कि दोनों इस बारे सबूत के चक्कर में फंसे हुए हैं और मैं इस पे कोई राय नहीं अपनी दे सकता, क्योंकि इट्स सब जुडिस और सुप्रीम कोर्ट को तो मैं मशवरा नहीं दे सकता ना कि वो बारे सबूत। अरे मैं तो आपका सर, मैं समझ रहा हूँ आप कानून को समझते हैं शाह साहब, आपकी अपनी कोई राय होगी ना, इस तरह के केसेस आपने पहले भी देखे होंगे। बेशुमार जी, बेशुमार। तो फिर किस पर आता है सर, यही तो मैं पूछना आपसे चाह रहा हूँ। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि उसमें ये मुख्तलिफ, मेरा ख्याल कुछ और होगा, आपका कुछ और होगा, किसी और का कुछ और होगा। आप शाह साहब अपना ख्याल बता देना। दोनों फ्री कैन जो है वो बारे सबूत के चक्कर में फंसे हुए। अच्छा, मगर है किसके ऊपर? वो तो जब दोनों फंसे हुए तो दोनों पे है। अच्छा, ये तो नहीं हो सकता कि एक शख्स, एक फ्रीक जो है भाग जाए, दूसरा फ्रीक जो है वो फंस जाए। दोनों। अच्छा ठीक है। अच्छा शेख रशीद साहब जरा साथ आ गए हैं। शेख रशीद साहब बहुत शुक्रिया, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद हमारे साथ है। शेख साहब, आपने भी कुछ तायीद की है, ऐसे इशारे दिए हैं कि वजीर आजम को अदालत के अंदर जो है वो पेश होना चाहिए। क्यों समझते हैं कि वजीर आजम के आने से मामला जो है वो हल होगा? एक्चुअली किसी के पास सबूत तो है ही नहीं जी उनके पास। आज भी वो टेक्निकल ग्राउंड पे लड़ते रहे। मखदूम साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आज मैंने उनको बेबस पाया। फर्क सिर्फ इतना आया कि पहले ने कहा जी कि ये सियासत थी, और आज उन्होंने कहा जी कि ब्रॉडर व्यू, एक नया लफ्ज मखदूम साहब ने निकाला कि इट वाज ए ब्रॉडर व्यू स्पीच। सो बड़ी स्क्रीन की जो स्पीच थी और बगैर के कुछ नहीं, उन पे टेक्निकली वो कहना चाहते हैं कि आप इसको नहीं सुन सकते। ये वही बात है जो पब्लिक अकाउंट कमेटी में कही गई कि इस बात को नहीं उठाया जा सकता। और इन दी एंड टाइम खत्म होने पर जस्टिस अजमत साहब ने कहा जी हम क्या करें, ना उनके पास सबूत है ना आपके पास सबूत है, तो हम किधर जाएं। सो केस जो है उसमें बारे सबूत जो है वो उनके पास है। उन्होंने कहा हमारे फ्लैट हैं, हमारे घर हैं, पता है। जज पूछते रहे बताएं ये पैसे किधर से गए बाहर, उसका कोई सबूत वो नहीं दे सके। अच्छा। और वो बार बार कहते रहे जी कतरी। उसने कहा भाई कतरी हेयर से है, सुनी सुनाई बात है, कतरी पे जाएं तब केस खराब है, अगर कोई सबूत ना दें तो तब केस खराब है। बहरहाल केस अपने अहम दुराए में दाखिल हो चुका है। नहीं वो तो बात ठीक है, मगर शेख साहब को वजीर आजम के पेश होने से कोई फायदा होगा? ये मैं तो ये चीज आपसे जानना चाह रहा था। सर जी हल्फ पे आके बता दें या कतरी को ले आए। देखें ना, सारे बयान तो रजिया भट्ट का नावल है, किसी का कोई मसला ही नहीं है। कोई तो कहे जिससे हम पूछ सकें, हल्फ दे कि भाई तू सच कह रहा है। अच्छा। सारे डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, सारी टेक्निकल बातें हो रही हैं। इसलिए हमारी इस्तदा है कि जनाब आए, हल्फ पे कहें कि ये मेरे हलाल का पैसा है, इस तरह मैंने कमाया है और इस तरह मैंने खर्च किया है, तो केस जीत लें। वरना तो केस में कोई जान नहीं है जी, उनके केस में कोई जान नहीं है। ठीक है शेख रशीद साहब। शाह साहब आपने कोई शेख रशीद की भी बात सुनी, क्या आपको लगता है वाकई कोई सबूत नहीं है इस मामले के अंदर हुकूमत के पास? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि दोनों फ्रीक जो है वो फंसे हुए हैं। देखे ना जी कि ये इसीलिए बारे सबूत का आपने पूछा था। बारे सबूत सवाल ये है कि प्रॉपर्टी किसी का होना कोई जुर्म में नहीं है। सवाल सिर्फ ये है कि इस साइड का, इमरान खान साहब का, ये है कि ये प्रॉपर्टी तो है लेकिन प्रॉपर्टी करप्शन की है। अब वो करप्शन वाली बात बारे जो है सबूत वो इन पर है। ठीक, वो तो कोई नहीं दे सकता मतलब। अच्छा जरा साथ रहिएगा मुस्तफा। इसमें एक चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको बड़ा इंटरेस्टिंगली हम एक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि, और अवाम भी, कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजीर आजम होता तो उसके साथ अब तक इतना लंबा मामला नहीं चलना था, ना इस मामले को डिले होना आपके था। दो वज़ीर आज़म को तो बड़ा टफ टाइम दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हमेशा एक डिफरेंट किस्म का सलूक होता रहा है, खुसूसन अदलिया की तरफ से। और इसमें हम इस चीज को बड़ा इंटरेस्टिंगली देख रहे हैं कि अब नहीं तो क्या वजह, आपको क्या लगता है कि तब अदलिया और तरह से ऑपरेट, अदलिया ने तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी जस्टिस दिया ही नहीं। अदलिया के साथ तो हमारी बहुत ज्यादा ग्रीवेंसेस थी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने अदलिया को एज एन इंस्टीट्यूशन उसके प्रेस्टीज को मुकद्दम रखा। जब कभी उन्होंने हमारे वज़ीर आज़म को बुलाया, जब कभी उन्होंने बुलाया, बजाय इसके कि हम वहां पर जाते हमला करते, दोनों वज़ीर आज़म वहां पर पेश हुए, अदलिया के सामने अपने आप को सरेंडर किया और उनका फैसला हमने तस्लीम किया। आपने क्योंकि हमले की बात कर दी है, मैं शाह साहब, वज़ीर आज़म को पहले भी मियां साहब को बुलाया गया था 1997 में, तो उस वक्त एक बड़ी नाखुशगवार सूरत हाल पैदा हो गई थी।
तो आपको तो नहीं लगता कि अभी जो अब तो जहरी बात है, अब तो उससे भी ज्यादा पावरफुल है वजीर आजम मियां नवाज शरीफ, तो फिर कोई वैसी सूरत हाल हो जाएगी अगर वो अदालत में जाते हैं या पेश होते हैं? देखें जी, उस वक्त भी कोई ऐसी बात नहीं हुई थी जिसको आज मैं खुद मौजूद था, कोई किसी की एविडेंस की जरूरत नहीं है। जब मैं बताते खुद नफीस वहां पर मौजूद था, कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिसको हमला करार दिया गया और पता नहीं क्या क्या करार दिया गया। अच्छा, बाकी सवाल ये है कि ओपन कोर्ट्स है, अब भी आप जाकर देखेंगे कितना वहां पर रश होता नहीं है। शाह साहब, आप उसे हमला नहीं करार दे रहे, जो कुछ उस वक्त हुआ वो क्या आप ये कह रहे हैं कि नहीं वो हमला नहीं था, तो वो क्या था शाह साहब? यही जो मैं अभी बात पूरी, मुझे आपने मेरी बात पूरी नहीं होने दी ना, वही कुछ हो रहा है जो आज भी उस कोर्ट नंबर 1 में रश होता है। यानी एक बंदे के साथ बंदा लगा होता है, बाहर तक रश आया हुआ होता है। तो ये लोग जब इस किस्म के हाई प्रोफाइल केस लगते हैं अदालतों में, अदालत चूंकि ओपन होती है, हर शख्स फ्री होता है उसमें जाने के लिए, सुनने के लिए प्रोसीडिंग, तो ये राइट होता है। लेकिन जब राइट वो अपना इस्तेमाल करते हुए लोगों का रश बढ़ जाता है, तो उसमें कोई ना कोई शीशा टूट जाता है, गमला टूट जाता है, तो उसको आप हमला करार दें, तो ये भी तो ज्यादती है। अच्छा, तो आज भी अगर वो आते हैं तो वो तो रजिस्ट्रार साहब जो है सुप्रीम कोर्ट के, वो कॉम्पिटेंट है, वहां का मसला वो ठीक कर लेंगे कि ताकि कोई रश भी ना बढ़े और कोई शीशे भी ना टूटे और गमले भी ना टूटे। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि अब हम आहिस्ता आहिस्ता इस केस के आउटकम की तरफ जा रहे हैं। रश का भी होता है, लोगों का ठीक भी है, होता है। अच्छा, और राइट। शाह साहब 1 मिनट बस दीजिएगा, मुझे एक ब्रेक लेनी है मुस्तफा, मैं चाहूंगा जरा इस ब्रेक के बाद हम बात करें, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमारी आज की डिबेट, क्या वजीर आजम को अदालत में पेश होकर पनामा लीक्स के हवाले से अपना बयान रिकॉर्ड कराना चाहिए या नहीं? फवाद चौधरी साहब, एक सवाल जो कि बार बार मेरा ख्याल है आपसे अदालत के बाहर PMLN वाले हमेशा उठाते, वो कहते हैं कि वजीर आजम क्यों पेश हों, उनका नाम ना पनामा में है, ना किसी तौफीक के केस में है, ना किसी और मुकदमे में है, तो फिर इस बात पर इसरार क्यों है कि ये सारे मामले का ताल्लुक जो है वो वजीर आजम? इसरार इस बात पे इसलिए है कि जो बिलियंस ऑफ रुपीस की प्रॉपर्टीज जो हैं वो बनाई गई हैं, जिनकी इस वक्त जो मालिक हैं वो मरियम नवाज शरीफ हैं। मरियम नवाज शरीफ साहब की फ्रंट है, मरियम नवाज शरीफ साहब की फ्रंट मनरवा है, मनरवा की फ्रंट नीलसन और नेस्कोल है, जिनकी मलकियत ये प्रॉपर्टीज हैं। अगर तो आप ये समझते हैं कि एक 22 साल की उस वक्त मरियम बीबी जो थी वो इस कदर अमीर खातून थी कि वो तमाम बिलियंस ऑफ रुपीस की प्रॉपर्टीज खुद खरीद सकें, हम समझते हैं ऐसा नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर नवाज और जो रहमान मलिक साहब की रिपोर्ट है, FIA की जो रिपोर्ट है 249 पेजेस की, इसहाक डार साहब का जो एफिडेविट है, हुदैबिया का जो फैसला है, ये तमाम कॉर्पोरेट करते हैं उन इल्जामात को जो वजीर आजम साहब के ऊपर है मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। अच्छा, अगर ये बात सही नहीं है और ये इल्जामात सही नहीं है, तो फिर वजीर आजम साहब को ये बताना है कि उनके बच्चे इस तरह से इतनी छोटी उम्र में, जो बकौल शेख रशीद साहब के, जिस उम्र में लोगों के बच्चों के शिनाख्ती कार्ड बनते हैं, उस उम्र में इनके बच्चे बिलियनर बन गए, वो कैसे हुआ? अच्छा, और अगर वो बच्चे इतने जीनियस हैं तो फिर उनको मगर मुझे अब ये लग रहा है कि, और ये आपसे कहा भी जाता है कि आपका सारे का सारा फोकस मरीम नवाज पर है, इस सारे केस का जो फोकस है वो मरीम नवाज पर कर दिया गया है। इसलिए फोकस उनके ऊपर है कि मिनरवा जो सारी कंपनी होल्ड करती है इन प्रॉपर्टीज को, वो मरियम नवाज शरीफ कंट्रोल करती है। और मैं तो समझता हूं कि अगर देखें इनके बच्चे अगर इतने जीनियस हैं तो फिर तो उन्हें पाकिस्तान से बाहर रखना ज्यादती है, उनको पाकिस्तान बुलाना चाहिए। बिजनेस स्कूल्स में उनको चेयर जो है उनके नाम की होनी चाहिए, अच्छा, प्रोफेसर होने चाहिए उनके साथ। आप उनकी काबिलियत पे शक कर रहे हैं? नहीं, मैं तो शक नहीं कर रहा, मैं तो इनकरेज कर रहा हूँ कि उनको जाया किया जा रहा है पाकिस्तान के बाहर। मुस्तफा, पीपल्स पार्टी कब तक खामोश खड़ी रहेगी? हमें कोई ऐसे इशारे मिल रहे हैं, कोई तहरीक की बातें हो रही हैं, मगर अभी तक यही है पीपल्स पार्टी का कि पीपल्स जब हुकूमत को जरूरत हुई, पीपल्स पार्टी मैदान में आई और पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को बचाया है। नहीं, देखें, आगे भी ऐसा ही होगा। देखिए रहमान साहब, ये तासुर बिल्कुल गलत है। एक तो मीडिया में माजी में जिस तरह पिछले 2 सालों में होता रहा कि एक दिन में ऐलानात होते रहे कि अगर इस दिन ये ना हुआ तो इस दिन हम ये करेंगे, इस दिन ये ना हुआ तो हम ये करेंगे। हम एक मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम एक बेहतर तरीके से एहतजाजी तहरीक की तरफ जा रहे हैं।
अब 19 तारीख को हम लाहौर से फैसलाबाद एक एहतजाजी रैली निकाल रहे हैं और वो इसी ज़मन में निकाल रहे हैं, इसी मकसद के लिए निकाल रहे हैं। पंजाब का आप लोगों ने पंजाब का इस काम के लिए क्योंकि पंजाब प्राइम मिनिस्टर की और PMLN की स्ट्रांग होल्ड है, वहां पर हम इन्हें चैलेंज करना चाहते हैं। हम अवाम में जाना चाहते हैं, जाकर उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर जाना चाहते हैं कि जिन पॉइंट्स के ऊपर आज अवाम चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को अकाउंटेबल बनाया जाए, पैनामा के ऊपर, उसके अलावा बेरोजगारी के ऊपर, महंगाई के ऊपर। इनके देखें, ये सारी जितनी चीजें हम जिनके ऊपर बैठकर आज बहस कर रहे हैं, ये तमाम चीजें उस वक्त तक रिजॉल्व नहीं होंगी जब तक प्राइम मिनिस्टर डज नॉट कम एंड प्रूव हिमसेल्फ टू बी क्लीन। ठीक है, और उन्होंने वो ऐसा नहीं करना। ख्वाजा आसिफ अलैहिस्सलाम का अपना उनका एक बड़ा मशहूर मकूला है, वाले ज़र्री है कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, आए आकर साबित करें कि उनके हाथ साफ हैं, उनके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, और अगर वो इसे साबित कर देंगे तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें जाने देगी। मगर आप लोगों को भी तो कोई इकट्ठे होना होगा ना। ये आपके साथ बैठे फवाद चौधरी साहब, ये आप लोगों ने इकट्ठे होने के बड़े मौके ज़ाये किए हैं और उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ हुकूमत को हुआ है। ये बात दुरुस्त है, हम इकट्ठे हो सकते हैं। अपोजिशन वक्त की जरूरत है कि एक ग्रैंड अलायंस बनाए और हुकूमत के खिलाफ हम जो तहरीक चलाने जा रहे हैं उसमें PTI भी हमारे साथ शामिल हो, हम उनको वेलकम करेंगे। राइट, जफर अली शाह साहब, मुझे एक चीज और बताइए सर, क्योंकि आप कानून को समझते हैं। एक और मामला उठा है, वो वजीर आजम की लिखी गई तकरीर के हवाले से है और उस पर अदालत ने आज सवालात उठाए हैं। जो लिखी गई तकरीर हो, अगर उसके अंदर कोई कोताही हो या उसके अंदर कोई चीज मिस आउट कर दी जाए, और वो भी ऐसी चीज हो जैसे कतर में की गई इन्वेस्टमेंट है, तो क्या सर आपको लगता है कि फिर उस पर जो है वो इंटेंशन या मालाफाइड इंटेंशन लागू होती है? देखिए जी, तकरीरें दो किस्म की है, बल्कि 3 किस्म की समझिए। एक तो आप कह रहे हैं ना कि लिखी हुई है, एक नहीं लिखी हुई। अब लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई, सवाल यह है कि वो तकरीर किधर है, फोरम पर है, पार्लियामेंट के फोरम पर, या बाहर की गई है। अच्छा, पहली बात तो यह है कि तकरीर करने वाले का प्रेरोगेटिव है वो लिख कर करे या एक्सटेम्पोर करे। ठीक है, जो पार्लियामेंट के अंदर तकरीर की गई है वो सैक्रोसेंट है। उसके अंदर, पार्लियामेंट के अंदर की जाने वाली किसी कार्रवाई को किसी जगह पर भी, किसी अदालत में भी, बशमूल सुप्रीम कोर्ट में, किसी जगह पर भी उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। उस कार्रवाई को, उस तकरीर को, उस जो भी प्रोसीडिंग अंदर की होती है। तो लिहाजा ये तो प्रेरोगेटिव है प्राइम मिनिस्टर का या किसी मेंबर पार्लियामेंट का, वो लिख कर करे या नहीं। अब शाह साहब, वो अंडर ओथ स्टेटमेंट नहीं होगी। अगर देखें, चले वो ये तो कह दें कि उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, मगर उसके सच और झूठ के हवाले से अगर पार्लियामेंट के फ्लोर पे बात की जाती है तो वो क्या अंडर ओथ स्टेटमेंट नहीं समझी जाएगी जो पार्लियामेंट के फ्लोर पर लिखी गई तकरीर हो? नहीं, अंडर ओथ तो वो जब ओथ लिया जाता है वो तो पूरी 5 साल की जो उसका टेन्योर है प्राइम मिनिस्टर का या मेंबर पार्लियामेंट का, उस सारे की सारे टेन्योर क्या वो ओथ लिया जाता है कि वो कोई गैर आईनी बात नहीं करेगा, कोई ऐसा ही बात नहीं करेगा जो उसके अपने मफाद में हो और मुल्क के मफाद के खिलाफ बात नहीं करेगा, वगैरह वगैरह। इसलिए वो कोई तकरीर के हवाले से सिर्फ ओथ नहीं होता, वो तो 5 साल की पूरी प्रोसीडिंग है। नहीं सर, मेरा सवाल शाह साहब मेरा सवाल बड़ा सिंपल था। वो ये था कि वजीर आजम की लिखी गई तकरीर में अगर कोई कोताही हो तो क्या उसे इंटेंशनल समझा जाएगा या उसे जो है वो एक्सटेम्पोर तकरीर की तरह ही लिया जाएगा? जी, कोई तकरीर अगर कोई एरर है तो वो और बात है। लेकिन अगर वो तकरीर है जिससे इंटेंशन उसकी या उसके मकासद या उसके ज़हन की अक्कासी जो है वो वाज़ेह है, तो वो वाज़ेह है, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, जफर अली शाह साहब, बहुत शुक्रिया सर। मुझे पता आपने जाना है, मगर बहुत मेहरबानी, आपने टाइम निकाला। फवाद चौधरी साहब, मेरा ख्याल है कंक्लूजन की तरफ मैं आता हूँ। ये जो लिखी गई तकरीर के अंदर अगर कोई चीज मिस आउट हो जाए, उसको आप किस तरह से इंटरप्रेट करते हो? उस पर लॉ किस तरह से उसको इंटरप्रेट करते? नहीं, मिस आउट होना तो एक और चीज है ना। यहाँ तो प्रॉब्लम ही ये नहीं है। यहाँ तो प्रॉब्लम ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर की तकरीर को चैलेंज कोई नहीं कर रहा। प्राइम मिनिस्टर की स्पीच को तो बतौर सपोर्ट दिया गया है कोर्ट को कि उन्होंने कहा था एक एक चीज का रिकॉर्ड मौजूद है। यहाँ कह रहे हैं मेरे पास रिकॉर्ड ही कोई नहीं है। उस जमाने में पर्चियों पे काम होता था, कभी कह देते हैं ऊंट होते थे, कभी कहते हैं बैंक ही नहीं हुआ करते थे दुबई में। अच्छा, अब ये इस तरह के आर्गुमेंट्स को कोई कैसे ले हो सकता है? वो तो पुराने मजाक का खेज बात है। पहले कारोबार इस तरह, आज मतलब आज पाकिस्तान के शहरों में भी इस तरह, देखिए मेरे बताइए कि इस तरह से कारोबार होता है, लेकिन फैसलाबाद आप चले जाए, कहीं और जगह पे चले जाए, वज़ीर आज़म ये कहे कि मैं पर्चियों पे काम करता था
तो बाकियों को किस मुंह से डॉक्यूमेंटेशन का कहते हैं? किस तरह का प्रेसिडेंट आप सेट कर रहे हैं कि एक वहां पे आप इंडिया में देखें मोनेटाइजेशन हो रही है, वो फुल डॉक्यूमेंटेशन पे जा रहे हैं। आपका प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहा है कि मेरा कारोबार पर्चियों पे होता था। तो इस पे क्या करेंगे लोग? बाकी लोगों को फिर क्यों कह रहे हैं सारा दिन के रिटर्न जमा करवाएं और टैक्स दिया करें और ये क्या करें वो क्या करें? यही तो प्रॉब्लम। ठीक है मुस्तफा, योर फाइनल कमेंट। फाइनल कमेंट यही है कि जी इस वक्त जो सूरत हाल है उस सूरत हाल में प्राइम मिनिस्टर शुड कम टू द सुप्रीम कोर्ट, अपने आप को वहां पर पेश करें और पेश कर वो तमाम चीजें जिनकी वजह से उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, आकर साबित करें, अपनी स्टेटमेंट दें कि जो इल्जामात लगे हैं वो झूठ हैं, पनामा लीक्स में कोई सच नहीं है, अगर वो उनके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, तो वो बिल्कुल आ जाए। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपके बहुत शुक्रिया। बहरहाल ये सवाल बड़ा अहम है और मेरा ख्याल है कि जिस तरह से मैंने अपने इब्तदाई में बात की कि अगर वजीर आजम खुद आ जाते हैं और खुद अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराते हैं तो उससे बड़ा फर्क पड़ सकता है। ये मामला जिस तरह से उलझ रहा है ये मामला सुलझ भी सकता है और ये इतना फिर तवील भी ना हो। ये जरूर सोचना चाहिए। इससे पहले भी इस तरह से वज़राए आजम जो है वो अदालतों में आ चुके हैं, प्रेसिडेंट मौजूद हैं और अगर अब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी पेश हो जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि इससे हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून को फायदा ही हो। आज के प्रोग्राम से इतना है। मेजबान रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।